नमस्ते क्लास, आज दिस इज हिमांशु। ओपनिंग कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। टीआरजे एंड वीके हो रही क्लास 11 हिंदी मीडियम की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सही। और आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुम्हारा उत्पादन संभावना वक्र। तो हमें उत्पादन करना है, यानी कि हमें प्रोडक्शन करना है। सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो हमें चीज़ें बनानी है। सही। एक प्रोड्यूसर बन के, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो चीज़ों का उत्पादन करता है। हम सामान बनाएंगे, उस हिसाब से हमें थोड़ा सोचना होगा। तो पॉइंट ये है कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। तो उसके लिए वह लिखता है यह वह वक्र है जो दिए हुए संसाधन तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। इसका ये मतलब है कि हमें जो संसाधन दिए जाएंगे किन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, वो बहुत सीमित होंगे, और उन दो सीमित संसाधन और सीमित तकनीक के इस्तेमाल से हम लोग ये क्या कह रहा है, वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करेंगे कि सर आप ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। उसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि उत्पादन संभावना वक्र ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप मतलब ग्राफ का मतलब क्या होता है, जिसको आप चित्रण में दिखाते हो, मतलब जिसको आप अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो। यह रेखा संसाधनों के दिए होने, यानी कि तकनीक के दिए होने पर दो वस्तुओं के अधिकतम संभव उत्पादन को प्रकट करती है। इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा या रेखा भी कहा जाता है। मतलब ये जो तुम्हारा, हम इसको पढ़ा करेंगे पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका और भी एक अलग नाम हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट, यानी कि पीपीएफ। कोई अलग अलग भी नाम हो सकते हैं। इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, यानी कि रूपांतरण रेखा, एक रूपांतरण वक्र, ये सब हो सकता है। तो कहता है उत्पादन संभावना वह वक्र है जिसको आप ग्राफ पे दिखाते हो, जो दिए हुए संसाधनों का इस्तेमाल करके दो वस्तुओं का उत्पादन करके देगा, और एक ही उत्पादन नहीं करके देगा कि सर हम आपको ना 10 तरीके से उत्पादन करके दे देंगे, जो आपको सही लगे सही उसको आप पिक कर सकते हो। तो इसके अलग अलग नाम हैं। इस वक्र को रूपांतरण रेखा, रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है कि यदि एक वस्तु का अधिक उत्पादन किया जाता है, तब दूसरी वस्तु के साधन घटकर वस्तु x के उत्पादन में लगाए जाते हैं, तब वस्तु x का वस्तु y का वस्तु x के रूप में स्थानांतरण किया जाता है। देखो कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें एक एग्जाम्पल याद करना होगा, और जब वो तुम्हारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा, उस एग्जाम्पल को हम अपने ग्राफ पे दिखाएंगे। तो मुझे कॉपी दो, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, देखो यहाँ पे और भी परिभाषाएं नहीं रखी, ठीक है। देखो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। बस इतना ही, सही है। यानी कि हमें कुछ संसाधन दे रखे हैं। अब उदाहरण भी दे रखा, उदाहरण पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय ले लेती है कि वह अपने उपलब्ध संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक द्वारा दो वस्तुएं, जिसमें पहला गेहूं और दूसरा कपड़े का उत्पादन करेगी। यदि उत्पादन में सारे संसाधन केवल गेहूं के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएं, इसकी बात करेंगे। अगर आप सारे संसाधन गेहूं में लगा देते हैं, तब आप कपड़ा 1 भी मीटर नहीं बना सकते। आपने 1 लाख टन गेहूँ, लाख टनों में ये भी कहा है ना कि 100 लाख टन गेहूँ का उत्पादन किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सारे के सारे उत्पादन केवल कपड़े के उत्पादन में किया जाए, तो 4000 गांठे कपड़े का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये तुम्हें सिखाएगा कि जब हमें कम से कम दो वस्तुओं का उत्पादन करना है, सही है। अब गेहूं पहले 100 लाख टन था, कपड़ा बिल्कुल नहीं है। फिर गेहूं 100 से कितने का, 90, फिर ये 1000 गांठे बना, फिर 90 से 70 हुआ 2000 गांठे, फिर 70 से 40 हुआ 3000 गांठे, फिर 40 से 0 फिर 4000 गांठे। वो ये सिखाता है कि अगर आप गेहूं को ध्यान में रखते हुए कपड़े का भी उत्पादन करते हैं, तो गेहूं के जो संसाधन हैं वो आपको कहाँ खर्च करने पड़ेंगे, फिर कपड़े पर। तो अगर आपको कपड़े का उत्पादन बढ़ाना है, तो गेहूं का उत्पादन गिराना
पड़ेगा, क्योंकि संसाधन दोनों के लिए इतने नहीं है कि गेहूँ भी उगा सको और कपड़ा भी उगा सको। तो इसी बात को समझाना चाहता हूँ। तो किसी ने तुमसे सिंपल पूछ ले कि उत्पादन संभावना वक्र को हम लिखेंगे कैसे, उस टाइम पे तुम लोगों को एक तो उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं कैसे, जो बुक में लिखी हुई है ना वही करेंगे। प्रश्न ये है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या चीज़ है, सही है, ये सवाल है। इसका आंसर ये रहेगा, यानी कि इसका उत्तर ये रहेगा, क्या रहेगा, ये कहता है कि यह वह वक्र है, ये वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों, जो दिए हुए संसाधनों, सही है, तथा जो तकनीक दे रखी है उन्होंने हमें, ऐसे याद करोगे। तो उसने पूछा उत्पादन संभावना वक्र क्या, तो पहले उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं, तो उदाहरण के लिए दो वस्तुओं को मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो गेहूं तथा कपड़ा, दो चीज होगी ना, गेहूं तथा कपड़ा के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। अभी जब एग्जाम्पल लोगे ना तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि वैकल्पिक, ये जो कह रहा है ना कि वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। संभावनाओं को प्रकट करता है, सही है। उसके बाद तुम्हें दूसरे ही उस फेस में क्या बनानी पड़ेगी, इसकी अनुसूची, ये तो होगी इसकी परिभाषा के तौर पे, ये एक नंबर के लिए कहीं बुरी नहीं होती। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, उत्पादन संभावना अनुसूची या सारणी भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया सारणी या अनुसूची, ठीक है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वैकल्पिक संभावना थी ना उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, संभावनाएं, यहाँ लिख दिया गेहूँ, और कैसे लिखा खत है, लाख टन, सही है, लाख टन, और दूसरा लिख दिया कपड़ा, 1000 गांठें, ठीक। अब ये जो उन्होंने ऐसे लिख रखी है ना, A B C D E तक, इनको बोलेंगे संभावना। संभावना का मतलब क्या है कि आपने पहले सारे के सारे संसाधन सिर्फ गेहूं के उत्पादन में लगा दिया और कपड़ा आपने बिल्कुल भी उत्पादित नहीं करा। फिर आपने गेहूं का उत्पादन घटाया और 90 लाख टन कर दिया, तब जाके आप ये जो 10 लाख टन का गेहूं का उत्पादन गिरा है, उसी की वजह से, उन्हीं पैसों की वजह से, उसी तकनीक की वजह से 1000 गांठें कपड़े की तैयार हो पाए। फिर 90 से 70 हुआ, ध्यान से देखो, 20 लाख टन गेहूँ गिर गया, तब जाके ये दूसरी हमारी कपड़े की गांठ तैयार हो पाई 2000 वाली। फिर 70 से कितना आ गए, 30, तब आ गई तीसरी, और फिर 40 से कितना हो गए, 0, और ये कौन सी हमारी, चौथी। तो तुम अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो मजे की बात है कि यहाँ उसने 10 लाख टन घटाए, यहाँ उसने 20 लाख टन घटाए, यहाँ उसने 30 लाख टन घटाए, और यहाँ उसने 40 लाख टन घटाए। तो ध्यान से देखोगे तो गेहूं का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है, और गेहूं के ही संसाधनों का इस्तेमाल करके वो कपड़े के संसाधनों का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 का फ़ायदा, यहाँ पे 1000 गांठों का फ़ायदा, फिर 1000 गांठों का फ़ायदा, और फिर 1000 गांठों का फ़ायदा हो रहा है ना।
इसलिए। सही है। अब इसी बात को इन्होंने, पढ़ने वाली बात है खाली, यहाँ इसमें समझाया, इसमें समझाया। बट एक बात ध्यान रखना, जब इसको पढ़ते हैं तो कहता है कि संसाधन दिए हुए हैं, आपको संसाधन इकट्ठे नहीं करने। सही है। दूसरी बात, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होता है, मतलब संसाधन ऐसा नहीं कि खराब कर रहे हैं, हम संसाधनों का एकदम टॉप का इस्तेमाल करेंगे, एकदम टॉप का, मतलब इससे अच्छा इस्तेमाल संसाधनों का हो ही नहीं सकता, ये मान के। तीसरा, जो तकनीक है वो हमेशा स्थिर रहेगी, क्योंकि तकनीक अगर सुधर गई तो आप इन्हीं संसाधनों से पहले से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो, है ना। और अगर तकनीक खराब हो गई तो इन्हीं संसाधनों की वजह से, संसाधनों में कोई दिक्कत नहीं, अगर तकनीक खराब हो गई तो उत्पादन गिर जाएगा। कहता है ना, जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी उतना बढ़िया फ़ायदा, और जितनी घटिया टेक्नोलॉजी उतना घटिया नुकसान हो जाएगा ना। फिर हमें ये वाली बात है। अब यही कहानी उन्होंने यहाँ कर रखी है। तो ये मात्र पढ़ने से ही होगा, अगर हम इसे पढ़ लेते हैं। देख लो, ये होता है हिंदी नाटक में से बहुत कम। इसको इंग्लिश में लिख दिया ना, रीड होंगे, कि मात्र इसको पढ़ लो तो जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। बस बात का ध्यान रखना कि कपड़े के गेहूं में उत्पादन तभी बढ़ सकता है। अब इन्होंने क्या करा है, ये डायग्राम बना दिया। अभी डायग्राम कैसे बना है वो मैं तुम्हें खुद से बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर हम इस वाली बात को भी जान लेंगे, फिर आएंगे आगे। अब सुनो, ये बन गया। अब इसको दिखाते हैं किस पे, डायग्राम पे। तो पहले परिभाषा, फिर ये याद रखेंगे, इसको भी बॉक्स में दिखाओगे, बनाना पड़ता है उसमें एग्जाम में। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जानी ही अपने ग्राफों की वजह से जाती है। अभी देखो, हम तो सिखाते हैं हैंड फ्री ग्राफ बनाना। हैंड फ्री ग्राफ का मतलब होता है जहाँ पे नंबरों को हमें ग्राफ पे प्लॉट ना करना पड़े, बल्कि तुम्हारी बुक में फिर भी कर भी रखे हैं। इन्होंने कर क्या रखा वो सुनना ध्यान से। इन्होंने यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, 10वीं क्लास में पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पे उन्होंने कपड़ा लिया है, कपड़ा, सही है। और वही लिख दे रहा हूँ मैं, 1000 गांठें, 1000 गांठें, सही है। और दूसरा क्या है, ये गेहूँ। इसलिए तुमसे कहता हूँ थोड़ा पहले आ जाया करो। गेहूँ लाख टन है, सही है। अब अगर हम इन पॉइंटों को यहाँ दिखाएं तो इन्होंने पॉइंटों के हिसाब से इसको 1, 2, 3 और 4 ले रखा है, और फिर यहाँ 10-10 का गैप ले रखा है। लाइक मैं छोटा कर देना उसको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बहुत छोटा ले दिया, क्योंकि इन्होंने नंबर से दिखा रखा है। चाहो तो हैंड फ्री बना सकते हो, मतलब जैसे लास्ट में जो बनेगा वो सीधा सीधा बन जाएगा। देखो, एक्स की वैल्यू जब 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, वाई एक्सिस को दिखा रहा है, तो वाई की वैल्यू ये 100 है, ये वाला पॉइंट। तो इन्होंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू 1 ली, वाई की वैल्यू 90 ली, तो ये 1 है, 90 आएगा अप्रॉक्स यहाँ। फिर 2 ली, 2 पे कितना, 70, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे। फिर 4 पे कितना है, सॉरी 3 पे 40 है, 1, 2, 3, 4, 4 का 0 और फिर 0। तो जो तुम्हारा डायग्राम है वो ऊपर से फिर ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ बन गया। अगर तुम मुझे बोले ना इसको रफली बना के दिखा दो, तो रफली तो मैं तुमसे सीधा सीधा ये कहता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बालक ने इसमें कहीं ना कहीं परेशान हो जाता, फिर हमें स्वाद नहीं आता। अगर तुम मुझे बोले कि इसको ऐसे बना के दिखाओ, हैंड फ्री का ये मतलब है तुम्हारा वाई एक्सिस, और जिन टीचरों को नॉलेज है ना, फ्यूचर का, वो कभी नहीं काटते इस बात को, ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हैंड फ्री वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जगहों पे हैंड फ्री भी मिलता है।
यहाँ कपड़ा ले लिया, यहाँ गेहूँ ले लिया, और ये ऊपर से ऐसे, ये चेक करो, ये बन गया। ये भी क्या हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब एक बात और सुनो, ये जितने बिंदुस पे लाई करते हैं ये वाले, इन बिंदुओं को वो कहता है, जो बिंदुस पे लाई करते हैं इनका नाम है इसका पराप्य संयोग। इनको क्या कहते हैं, मैं एक से बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं, ये इन देखो दिखाई एक और है लेकिन बात सबकी हो रही है। ये लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं अटेनेबल पॉइंट्स। क्या लिखा है लोगों ने इसको, अटेनेबल, ATTAI, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर वो बोले इसी को इंग्लिश में हिंदी में लिख के दिखाओ, तो हिंदी में इसका मतलब होता है प्राप्य संयोग। तो ये जितने भी पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, ये संयोग तभी बन सकता है जब अब आप अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। सही है। यदि कोई बिंदु अंदर आ जाता है वो भी इसी में ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो बिंदु अंदर आएगा, हम यहाँ पे अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करते। सही है। अगर आप अपने संसाधनों का उपयोग पूर्ण तरीके से करना नहीं जानते, तो जो उत्पादन संभावना वक्र यहाँ बनना चाहिए था, उसका कोई बिंदु यहाँ अंदर दिखाई देगा। तो इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि ये क्या चीज़ हमें बताना चाहता है। ये भी सेम प्राप्य ही है, ध्यान रखना, ये भी जो बिंदु है ये भी प्राप्य है, परंतु यहाँ हम अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। इस बात का ध्यान रखना। आएगा ये अटेनेबल में, प्राप्य में आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बस हो लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई बिंदु हमारी इस रेखा के बाहर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, यानी कि अप्राप्य। ये हमारी औकात के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे संसाधन है इसी रेखा तक सीमित है। इसके बाद अगर तुम कोई बिंदु प्राप्त करते हो, तो बिंदु औरों के लिए शायद उनके लिए संभावना हो सकती है जिनके पास इतने संसाधन है, हमारे पास नहीं है, हमारे लिए क्या है, अप्राप्य। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये संभावना को ना कॉम्बिनेशन लिख देता है, संयोगों को कॉम्बिनेशन लिख देता है। सही है। अनअटेनेबल का मतलब है अप्राप्य, अप्राप्य संयोग। मतलब ये एक ऐसा संयोग है बेसिकली जो कि हमारे संसाधनों के परे है। तो ध्यान रखना कि अगर बोर्ड लेवल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो तुम डायग्राम चाहे हैंड फ्री बनाओ या फिर ऐसे बिंदु, देखो बिंदु दिखा के 1 2 शुरू के 3 4 चैप्टर में बन जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद हमें ग्राफ हैंड फ्री ही बनाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। मतलब यार नहीं दिखा सकता हम अपना, टाइम लगता है ना, बहुत वक्त लगेगा इसमें। और सही है। बोर्ड में इतना टाइम होता है। अब ये चीज़ हमने सीख ली, देखो अभी इसके सारे हमने ये भी सीख ली। सही है। ये जो शिफ्टिंग वगैरह है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, बट उससे पहले मैं कुछ देखना चाहूँगा। हिले मत भाई, इसकी तो विशेषताएं जानो सबसे पहले, इसकी तो विशेषता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा ध्यान रखो, हमने देखा कि हमें इसकी परिभाषा आनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए। ये 1 नंबर में पूछ ले जाते हैं कभी कभी। सही है, ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद हाँ वो 1 नंबर में पूछा है। उसके बाद वो तुम्हें पता क्या सिखाएगा, उसका तो तुमसे कहेगा कि इसकी तो विशेषताएं बता दो। विशेषताएं बुक से पढ़ेंगे अभी, लिखने ना में विशेषताएं। ठीक है। अब विशेषताओं का मतलब क्या है, मतलब जो ग्राफ हमने बनाया इसके बारे में पता होना चाहिए। कहता उत्पादन संभावक का ढलान नीचे की ओर होता है, इसका जो ढलान होता है वो नीचे की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है उसको पढ़ते हैं। खराब नहीं, मज़ा आता पढ़ने में।
उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाएं की ओर होता है। इसका कारण है उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग की स्थिति में, मतलब अगर आप अपने संसाधनों को कंप्लीट तरीके से पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हो, दो वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। आपके पास संसाधन सीमित है, आप चाहते हो मुझे किसका, कपड़े का उत्पादन बढ़ाना है, और फिर को बोले मुझे गेहूं का बढ़ाना है, बोले भाई पॉसिबल नहीं, संसाधन लिमिटेड है। अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो कपड़े का घटाना पड़ेगा, और अगर कपड़े का बढ़ाना है तो गेहूं का घटाना पड़ेगा। इस वजह से एक वस्तु X का उत्पादन तभी अधिक किया जा सकता है जब वस्तु Y का उत्पादन कम किया जाए। इसलिए ढलान नीचे की ओर होता है, दाएं से, हाँ बाएं से दाएं की तरफ होता है। फिर ये कह रहा है नतोदर होता है, बिंदु नतोदर का मतलब है ये भी आएगा, ठीक है। और या इसको ऐसे याद रख सकते हो कॉनकेव करके, तुम्हें शायद याद हो उत्तल अवतल, 10वीं क्लास में इसको उत्तल लेंस अवतल लेंस ऐसे पढ़ाते थे। कॉनकेव इसके लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अवतल लेंस। सुन लो, ये जो हमारा डायग्राम बना है ना, ये अवतल होता है, इसको अवतल कहते हैं डायग्राम। हाँ मतलब अरे वो नहीं आता 10वीं क्लास में उत्तल अवतल कॉन्वेक्स कॉनकेव जो साइंस में पढ़ाया जाएगा, हाँ तो ये वही चीज़ है। उसका इसका जो शेप है वो अवतल लेंस जैसा है, इसको नतोदर भी कह सकते हैं। इसका कारण है कि वस्तु X अधिक इकाई का त्याग करना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये त्याग ही तो हो रहा था 10 का 20 का 30 का 40 का, तब जाके तो इनका उत्पादन बढ़ रहा था, ये हो रहा था, तो वो इस त्याग की बात कर रहा है। इसका कारण यह है कि वस्तु X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का त्याग करने के लिए वस्तु Y की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात वस्तु X की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वस्तु Y के उत्पादन होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। बड़ा अजीब हो गया ये, मतलब अजीब सी लैंग्वेज है ये। पहले तो मैं बताऊँगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। डायग्राम पहले मैं तुम्हें डायग्राम से दिखा देता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। देखो हमने ये लिया, ये ले लिया, ये बन गया, ये एक पॉइंट है जो हम ग्राफ पे दिखाते हैं। फिर हम उससे इस पॉइंट पे आए, ये तो जो बीच का गैप है ना, ये वाला जो गैप है बीच का, इसको बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। तो उसको हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा दूर करके, सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे इसको अवसर लागत, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, और इंग्लिश का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको परिभाषा के तौर पर ऐसे आप रख सकते हो, अभी जो हमारे पास है वो तो ठीक है, उससे अगला हमारे पास क्या बेस्ट होगा, अभी जो है ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बेस्ट होगा वो कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। तो इसकी 2 विशेषताएं होगी, पहला वक्र जो है वो वक्र का ढलान, ये बड़ी टफ लैंग्वेज को लिख रहे थे, ढलान नीचे की और होता, लिखने से होता है थोड़ा बहुत। और दूसरा क्या था, ये कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि PPC शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, मूल बिंदु के नतोदर या उसको दूसरा नाम है अवतल होता है। ये 2 इसके वो है। इस बीच में हमने तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी इसी डायग्राम के माध्यम से, सही है। अच्छा इसी, अरे ये समझ करो, उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को कैसे सॉल्व करता है वो हमें पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कैसे, किसके लिए कैसे सिंप्लीफाई करें, संसाधनों में वृद्धि, फिर अवसर लागत की धारणा क्या है, ये बात हमने आगे तक की उठा ली थी। इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो ये
अवसर लागत की परिभाषा? अवसर लागत कौन सी वाली है? यही वाली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी अवसर लागत लगा ले। है किसी साधन की उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से, मतलब जो तुम्हारे पास अभी साधन है उसके बाद इसका बेस्ट मिलेगा, वो कहलाता है क्या हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। अभी इसी में मैं तुम्हारा थोड़ा सा घुसेड़ दे रहा हूँ, अभी तो इसमें और चीज़ आएंगी। ये अभी हमने यही पढ़ा था। ये अभी तुम आएगा इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को, ये ना डायग्राम जो दे रखा है हाँ। है ना, लॉस। पहली बात आ जाएगी। उसको सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अलग चीज़ होती है, वो उसमें डिफरेंस वाली बात करता है। ठीक है, तो पहले सीख लो थोड़ा सा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए तो ये परिभाषा हो गई। अब बाकी वापस जाना पड़ेगा हमें। किसी साधन की उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से, मान के चलो अभी तुम नौकरी कर रहे हो 10,000 की, तुम्हारी किसी कारणवश नौकरी छूट गई और अब तुम्हें मार्केट में कहीं नौकरी नहीं मिल रही, एक नौकरी मिली, उसने कहा 9,000 रुपये दूंगा। अभी 10 की कर रहे थे, नौकरी छूट गई, मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, एक ऑप्शन मिल रहा है 9,000 का, वही बेस्ट है भाई। जब कुछ नहीं मिलेगा, एक ही मिल रही है नौकरी 9,000 वाली, बेस्ट हो गई वही कि नौकरी कर ले यार, कहीं ना मिले सच्चा यहीं कर ले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ऐसा हो कि तुम 10,000 की नौकरी छोड़ दी तुमने, अब तुम मार्केट में गए, 3 जगह तुम्हारी बात हुई, एक ने कहा 10 देंगे, एक ने कहा 9 देंगे, एक ने कहा 12 देंगे, तो बढ़िया कौन सा है? 12। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। उसके बाद वो इसमें एक और जानता है, उसका तुम टॉपिक खत्म कर सकते हैं, सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो चीज़ों का ना अनुपात होता है। अनुपात किस किस चीज़ का होता है वो मैं तुम्हें उसी में बता दे रहा हूँ डायग्राम में। ठीक है, देखना, इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि MOC, सीमांत अवसर लागत। सही है। ये दो चीज़ों का ना होता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ऐसे कह सकते हो कि दो चीज़ों का अनुपात या कह दो रेशियो कह दो, और वो किस किस चीज़ का, वो सुनना। इनको हानि हो रही है, हानि हो रही तो वो पहले वाले पे चेक नहीं करते कभी भी। हमें 10 लाख टन की हानि हुई तब जाके 1,000 गांठे का लाभ हुआ। दूसरे वाले चरण में हमें 20 लाख टन की हानि हुई तब जाके एक का ही हुआ है, 1,000 गांठों का फायदा हुआ। फिर जाके हमें तीसरे चरण में 30 लाख टन गेहूं का नुकसान हुआ और सिर्फ 1,000 टन कपड़े का फायदा हुआ। फिर 40 लाख टन का हमें नुकसान हुआ और तब जाके हमें 1,000 गांठों का फायदा हुआ। तो इस अनुपात को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हिंदी में बोले तो सीमांत अवसर लागत। मैं लिख दे रहा हूँ, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत। सही है। और कोई बोले ना कि ये नतोदर क्यों होता है, इसी की वजह से होता है, सीमांत अवसर की लागत की वजह से। नतोदर क्यों होता है, इंग्लिश में लिखूँ हल्का सा, बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, ध्यान से देखो, ये लगातार गिरती जा रही है भाई, लगातार नुकसान बढ़ते जा रहा है, तो लगातार चीज़ें गिरती जा रही हैं क्योंकि हमारी सीमांत अवसर लागत लगातार गिर रही है। इसीलिए कैसी होती है, अवतल। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन में इसमें और ऐड कर दूँ, अगर यही हमारी MOC सीमांत अवसर लागत बढ़ जाए, बढ़ने लग जाए, यदि, वैसे तो यही होता है, अगर सीमांत अवसर लागत बढ़ने लग जाए तो जो हमारा वक्र है ना वो अवतल नहीं रहता, फिर उत्तल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब अभी तो ऊपर से ऐसे बन रहा है, फिर बनेगा ऐसे, दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे मतलब इसका चेहरा पलट जाएगा। और अगर एक और आ सकता है, अगर MOC स्थिर है, मतलब स्ट्रेट है, बिल्कुल एक जैसी गिर रही है, 10 10 10 10 10 ऐसे गिर रही है, सही है, तो यहाँ पे तो 10 20 30 लगातार नुकसान बढ़ता है, लगातार गिरती जा रही है। अगर बढ़े तो उत्तल हो जाता है, अगर स्थिर गिरे तब पता ये डायग्राम कैसे बनता है, वक्र कैसे बनता है, एक सीधी रेखा,
ये 1 नंबर में पूछे जा चुके हैं। इस टाइम पे वक्र कैसा रहेगा? सीधा। सीधी रेखा। सीधा सीधी है। तो तुम्हारा उत्पादन संभावना वक्र भी बदल सकता है इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदलने से। सही है? तो मैंने बहुत आगे पीछे कर दिया इस बार। कुछ रह गया इसमें? हाँ ठीक है। बाकी जो इसका ये रह जाता है ना, ये वाला चेक करो, ये जितने भी है ना, ये कि कब संसाधनों में ये जो कह रहे हैं कि कब खिसकाव आता है और कब घुमाव आता है, ये इसमें तुम्हारा रह जाता है थोड़ा सा। ये घुमाव सारा ये हमने देख ही लिया। तो ये वाला देखना कि उत्पादन संभावना से हम केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार दर्शा सकते हैं, किस प्रकार उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आ जाएगी। हमने अवसर लागत की बात कर ली, हमने इसका रेखा चित्रण देख ही लिया था, सीमांत अवसर लागत की बात हमने कर ली। ठीक है, इसका रेखा चित्रण वाली बात आ जाती है। देखो ये जो बन रहा है ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन ये जो नुकसान और फायदे का जो देखो नुकसान और ये रहा ना यहाँ पे हानि और लाभ का जो अनुपात है, उससे क्या बनता है हमारा सीमांत अवसर लागत बनती है। ठीक है, बस फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस ये जान लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो कल ये डन हो जाएगा जैन में।